नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और मुद्दा के इस अंक के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत। असम के तिनसुकिया जिले में पिछले 15 दिनों से गैस के अनियंत्रित रिसाव के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ऑयल इंडिया के बागजान कुएं में लगी भीषण आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। इस हादसे में 2 दमकल कर्मियों की मौत हो गई है। राज्य सरकार के अनुरोध के बाद से भारतीय वायुसेना और आर्मी फायर फाइटर्स मदद कर रहे हैं। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स ने इलाके को खाली करा लिया है। गैस रिसाव को रोकने में लगी ऑयल इंडिया और ओएनजीसी की टीमों को भी वहां से निकाल लिया गया है। इस प्लांट में बीते 27 मई को ब्लो आउट हो गया था, जिसके बाद इस कुएं से रिसाव शुरू हुआ था। राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया था, जो तब से यहां मौजूद है। ब्लो आउट वह स्थिति होती है जब तेल और गैस क्षेत्र में कुएं के अंदर दबाव अधिक हो जाता है और उसमें अचानक से विस्फोट के साथ ही कच्चा तेल या प्राकृतिक गैस अनियंत्रित तरीके से बाहर आने लगते हैं। कुएं के अंदर दबाव बनाए रखने वाली प्रणाली के सही से काम न करने से ऐसा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि ऑयल इंडिया प्रबंधन की गलती का खामियाजा आज सभी भुगत रहे हैं। समाधान दिख नहीं रहा है, नुकसान बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि बागजान की इस घटना के चलते ऊपरी असम के तिनसुकिया में अफरा तफरी का माहौल है। कई लोग विस्थापित किए जा चुके हैं, लेकिन लोगों में ऑयल इंडिया के खिलाफ काफी गुस्सा देखा जा रहा है। प्राकृतिक आपदा से भी भयानक यह आपदा दिख रही है, क्योंकि आसपास के परिवेश की ओर अगर हम नजर डालते हैं तो सब ओर तबाही का मंजर है। पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जिसकी वजह से कई जलचर एवं जीव जंतु भी मर रहे हैं। कैसे होगा समाधान? सरकार की क्या भूमिका होगी? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्तंभकार अशोक राय, प्रमोद तिवारी वरिष्ठ पत्रकार बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर आर के विज जुड़ चुके हैं, ये पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विभाग के निदेशक है। पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विभाग है, उसके निदेशक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ जाएंगे ऋतुराज फुकन, ग्रीन गार्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन के ये महासचिव है, पर्यावरण लेखक है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज असम के एम्बेसडर है और IUCN के सदस्य भी है। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले अशोक राय से मैं शुरू करना चाहता हूँ। अशोक राय, 15 दिन के रिसाव के बाद तेल खदान में अचानक विस्फोट और उसके बाद का मंजर सबके सामने है, क्या कहेंगे? ओपनिंग कमेंट पे मैं यही कहना चाहूँगा कि असम जो है वो तीसरा मार झेल रहा है। एक तो कोरोना की तबाही, दूसरा अभी बाढ़ का संकट और तीसरा जो है वो अभी सर्वविदित है, हम सभी जानते हैं कि 27 तारीख को बागजान में 5 नंबर तेल के कुएं में अचानक से ब्लो आउट होता है। ब्लो आउट जैसा कि आपने अभी बताया कि अत्यधिक प्रेशर होने के कारण, गर्मी होने के कारण अनियंत्रित तरीके से तेल और गैस का रिसाव होता है, वो बहुत तेज़ी से बाहर निकलती है। इसको कंट्रोल करने के लिए एक प्रिवेंटिव मेजर्स है, जिसको ब्लो आउट प्रिवेंटर कहा जाता है, एक सेफ्टी केप होता है। परंतु आज लगातार देखिए 15 दिन बीत गए हैं और बीत जाने के बावजूद भी ऑयल इंडिया लिमिटेड इस पर नियंत्रण नहीं कर सका और जिसका परिणाम यह हुआ कि कल जो है वह बहुत भारी विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के साथ वो पूरा अफरा तफरी मच जाती है। आग जो है वो द्रुत गति से बढ़ती चली जाती है और आग के फैलने के कारण गांववासी जो है, जो वहाँ से पहले ही उनको हटा दिया गया था 1.5 किलोमीटर रेडियस के दायरे से और उनको जो है वो कैंप में रखा गया था, वहाँ भी जो लोगों में अफरा तफरी फैल जाती है और अपना जान बचाने के लिए जिसके पास जो सामान मिलता है वो भयातुर होकर के दौड़ते हैं। माने विभीषिका का ऐसा मंजर आज तक ऊपरी असम के लोगों ने नहीं देखी होगी। तीसरा मार जो है वो लोग झेल रहे हैं और यही नहीं, जहाँ तक नुकसान की बात है तो उनके पशु पक्षी मवेशी, जो गाय था, गरीब लोग जो गाय की दूध बिक्री करके अपनी आजीविका चलाते थे, तामुल का पेड़ था, वहाँ बागजान चाय की खेती होती थी, वह सब क्षेत्र जो है वो सभी जगह जो है वह पूरा राख में तब्दील हो गया है। अब कब
कहाँ क्या हो जाए वह कहना मुश्किल है। और उसके साथ ही जिस घटनास्थल पर जहाँ पे ये विस्फोट हुआ है, वहाँ से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर डिब्रूगढ़ सेखोवा नेशनल पार्क है, जो अपने आप में एक अद्भुत नेशनल पार्क कहा जाए, क्योंकि वहाँ पे वाइट विंग्ड विप्ड डक जो है, जो असम का एक राष्ट्रीय पक्षी है, और उसके बाद फेरल हॉर्स जो हम लोग कहते हैं कि ये जंगली घोड़ा, वो एकमात्र वहीं पे पाया जाता है पूरे भारत में। तो उनका जीवन भी अब संकट में चला गया है और ख़तरा मंडराने लगा है। साथ साथ जो है मागुरी बिल, जहाँ कम से कम 236 प्रजाति के पक्षी वहाँ पे आते हैं, शीतकाल में साइबेरिया से भी पक्षी आते हैं, तो उन लोगों का भी अब जीना जो है मुश्किल हो गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चारों ओर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और बागजान गांव के निवासियों का भविष्य जो है वो अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर तत्काल सरकार इस पर रोक नहीं लगाई, आग के रिसाव को फैलने से रोकने के लिए, तब बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आनन फानन में जो है वो, मुझे जहाँ तक जानकारी है, बड़ोदरा से भी जो है वो इंजीनियर्स लोग मंगाए गए थे, वे विफल रहे। उसके बाद सिंगापुर की एक कंपनी है अलर्ट डिजास्टर कंट्रोल, उसके 3 विशेषज्ञ दलों की समिति भी आए, और वे लोग जब तक जो है प्रक्रिया आरंभ कर रहे थे, तब तक वहाँ पे जो है विस्फोट हो जाता है, और विस्फोट होने के बाद आग बहुत तेज़ी से फैलती है। और आग का दायरा जो है वो 3 किलोमीटर दूर से ही आप धुआं को उठते हुए दिख सकते हैं। बिल्कुल। तकनीकी बात तो आम जनता समझ नहीं पाएंगी, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर राकेश कुमार विज, जो स्कूल ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, गुजरात के वो डायरेक्टर है स्कूल ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और ओएनजीसी में काफ़ी लंबा अनुभव रहा है काम करने का उनका। डॉक्टर विज, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और बागजान ऑयल फील्ड में जिस तरह की घटना घटी है, लोग आशंकित है, लोगों में डर का माहौल है। दो ऑयल इंडिया के 2 कर्मचारियों की मौत हो गई है, फायर सर्विस से थे वो, और काफ़ी इलाके में आग फैल चुकी है, पर्यावरण तो प्रदूषित हो रहा है। लेकिन लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कब तक ऐसी घटना पर कब तक काबू पाया जा सकता है, किस तकनीक की वजह से ऐसी घटना घटी है, क्योंकि असम सहित पूर्वोत्तर के लोग ये जानने के लिए आतुर है कि कब तक ये सामान्य होगा और किस वजह से हादसा हुआ है। धन्यवाद। मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि कोविड के साथ में और कोविड और फ्लड के साथ में जो तीसरी घटना आसाम के लिए हुई है, ये चिंताजनक विषय है। लेकिन ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो कि कई वर्षों से काम कर रही है आसाम में, वो तकनीकी कार्य में अपने काफ़ी प्रशिक्षित है, और उनके प्रोफेशनल्स जी, हम सुन रहे हैं, आप बोलिए। टॉप ग्रेड प्रोफेशनल हैं। ये आग फैलने का कारण, ये आग तो कल लगी, जब ये आपको पता है, जब तेल एवं गैस का जब हम एक्सप्लोइटेशन करते हैं, ये एक हाईटेक एरिया है, और इस हाईटेक एरिया में ऐसा एक्सीडेंट होना कभी कभी होता है, और हमेशा जब भी कभी ऐसा एक्सीडेंट हुआ, हमारे विशेषज्ञों ने उन पर कंट्रोल कर लिया। आपको याद होगा, लास्ट डीकॉम में हुआ था 2005 में, तब भी उस पर कंट्रोल हो गया था। इस वेल के बारे में जो जानकारी मुझे है, उसमें ये वेल में एक वर्कओवर रिग लगी हुई थी, और तेल का प्रोडक्शन एक जोन से हो रहा था। लगभग 4 किलोमीटर नीचे एक जोन, गैस जोन को जब परफोरेट किया गया, उसमें गैस आया। उसके बाद कुछ कार्यक्रम जो कर रहे थे रिग के साथ, उसमें ये अनकंट्रोल फ्लो स्टार्ट हो गया। ऐसा होना स्वाभाविक नहीं है। हम इतने सालों के बाद भी, जबकि मदर अर्थ को नहीं समझ पाते, कुछ अनसर्टेनिटीज होती हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, पिछले 15 दिन से, क्योंकि वेल केस्ड है, केस्ड का मतलब वेल में पाइपलाइन पड़ी हुई है, स्टील की पाइप पड़ी हुई है, और परफोरेटेड है, और गैस रिजर्वायर से कनेक्टेड है, इसलिए उसमें गैस आ रही थी। और गैस का जो भंडार होता है नीचे, वो बड़ा भंडार होता है, वो जल्दी से ख़त्म नहीं होता अगर परफोरेटेड हो। ये एक लाइमस्टोन रिजर्वायर नहीं है, सैंडस्टोन रिजर्वायर है। इस रिजर्वायर में गैस जो आ रही है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो विशेषज्ञ हैं, जैसा कि इन्होंने बताया, विशेषज्ञ इस पे कार्य कर रहे हैं, और इसका जैसा ही अभी जब ये गैस थोड़ा कम हो जाएगा, इसमें 2-3 ऑल्टरनेटिव होते हैं। एक कैपिंग ऑपरेशन होता है, और एक रिलीफ वेल होता है।
कैपिंग ऑपरेशंस और रिलीफ वेल की ऑलरेडी कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव हैं वो तैयारी कर रहे हैं, और जो बाहर के विशेषज्ञ आए हैं उन्होंने भी पूरी तकनीकी कार्य से जानकारी ले ली है। मुझे उम्मीद है घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आसपास का गांव, हमें ज़रूर सावधानी बरतनी चाहिए, वो ज़रूरी है, क्योंकि तेल एवं गैस का जो ये प्रोग्राम होता है इसमें रिस्की तो है, क्योंकि हाईटेक इंडस्ट्री है। हम लगभग 4 किलोमीटर नीचे मदर अर्थ को जाके वहाँ से गैस ला रहे हैं, तो ये रिस्की है, टेक्निकली हाईटेक और है। पर हमारे जो विशेषज्ञ, ऑयल इंडिया के विशेषज्ञ जो हैं वो काफ़ी प्रख्यात हैं, वो काफ़ी नॉलेजेबल हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही इस पे कंट्रोल कर लिया जाएगा। कैपिंग ऑपरेशंस हो या रिलीफ वेल का कार्यक्रम जो कंपनी बना रही होगी उससे हो जाएगा। सावधानी बरतना जरूरी है, आसपास के लोगों को दूर करना जरूरी है। आग लगना एक चिंता का विषय है। नॉर्मली हम कंट्रोल करते हैं, जब गैस आती है तो हम कंट्रोल करते हैं आग नहीं लगे। आपने बताया कि 15 दिन तक ये गैस आ रहा था, उसके बाद आग लगा। ये एक अस्वाभाविक कार्यक्रम है कि उसमें आग लग गया, पर इसको कैपिंग ऑपरेशंस की तैयारी अगर करेंगे तो, और इसमें क्योंकि 4 किलोमीटर नीचे है और केस्ट होल है, इसमें और कोई खतरा होने की उम्मीद नहीं है। जो आग है उसको बुझा के उसको कंट्रोल करना और कैपिंग ऑपरेशन करने से वेल कंट्रोल हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है ऐसे एक्सीडेंट्स ऑयल इंडस्ट्री में होते हैं, और जितने भी पुराने पिछले 4-5 दशकों में जब ओएनजीसी ऑयल इंडिया काम करती है, हम हमेशा उसमें सफल हुए हैं। अभी जो विशेषज्ञ आए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है ऑयल इंडिया के विशेषज्ञ मिलके इस पे कैपिंग ऑपरेशन करेंगे और ये इसमें कार्यक्रम सफल होगा। चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि आसपास इनहैबिटेशंस है, फॉरेस्ट है, लैंड है, ह्यूमन बींग्स हैं, लाइफ है। हमें उसमें सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। अब डॉक्टर विज, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसको टैपिंग के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन वहाँ में जो बागजान एरिया है वहाँ की आबादी लगभग 9,000 से अधिक है, और जिस ऑयल फील्ड के आसपास, ऑयल फील्ड में ये घटना घटी है उसके आसपास 6,000 की आबादी, उनको अभी वहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन काफ़ी नुकसान हुआ है और पर्यावरण प्रदूषित हुआ है, जिसकी वजह से मछलियाँ मरी है, डॉल्फिन की मौत हो चुकी है। इस तरह की घटनाएं हो रही है, और उसके बगल में है डिब्रू नदी। डिब्रू नदी के उस पार जो है डिब्रू सैखवा अभयारण्य है, वर्षारण्य है। क्या वहां तक आग पहुंच जाएगी, क्या लगता है आपको? नहीं, आग जो है अभी जिस तरह से कंट्रोल वेल चल रहा है, आग के फैलने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वेल केस्ड होल है, और जो वेल में जो गैस ऊपर आ रही है वो गैस के क्योंकि 4 किलोमीटर नीचे से है, लगभग 3800 मीटर की डेप्थ से आ रही है, उसका फैलने का कोई कारण नहीं है। ऐसा नॉर्मली नहीं होता है कि जब एक वेल में आग लगती है और जब गैस, क्योंकि गैस का नीचे से जो प्रेशर आ रहा है उसके गैस के प्रेशर से उसमें ऊपर सरफेस पे आग लग गई है। गैस दूसरी जगह फैलने का कारण नहीं है। सिर्फ आसपास के इलाकों को जहां पर आग का असर है, गर्मी है, वहां के इलाकों को खाली कराना बहुत जरूरी है। और ये अनफॉर्चुनेट है कि जो हमारा पर्यावरण का जो नुकसान हुआ है, ये ऐसे हमारा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि उस एरिया में हमारा पर्यावरण जो है रिजर्व फॉरेस्ट पास में है। और जो आपने बताया कि कुछ वो नुकसान हुआ है, जो पशुओं का नुकसान हुआ है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। हमें पूरा ये नियंत्रण करना चाहिए कि आसपास के एरिया में और जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राकेश कुमार हमारे साथ स्तंभकार अशोक राय हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी सर, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि जहाँ भी ऑयल फील्ड्स होते हैं वहाँ चाहे वो ह्यूमन एरर की वजह से हो या तकनीकी खामी की वजह से हो, इस तरह की दुर्घटनाएं घट सकती है, जिसको रोकथाम के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप होता है। तो पिछले 14 दिनों से लगातार अनवरत दिन रात जो है वह गैस और तेल का रिसाव हो रहा है, और अभी तक उस पर नियंत्रण नहीं पाया गया है, और जिसका परिणाम हुआ कि कल विस्फोट हो गया, विस्फोट के साथ आग। तो क्या आप मानते हैं कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप वहाँ फेलियर हुई है? नहीं, देखो, क्राइसिस मैनेजमेंट टीम नॉर्मली जैसे ऑयल इंडिया का क्राइसिस मैनेजमेंट टीम है, इनफैक्ट ओएनजीसी का क्राइसिस मैनेजमेंट टीम भी यहाँ से बड़ौदा से गया है, क्योंकि ये गैस वेल है। नॉर्मली क्या होता है, अगर वेल में अगर केसिंग नहीं हो, क्योंकि ये केसिंग केस्ट वेल है। केस्ट वेल का मतलब उस वेल में जो हमारा 5.5 इंच का पाइप पड़ा हुआ है, और परफोरेटेड वेल है। जब परफोरेटेड वेल हो तो उसमें वो एक बहुत बड़े नीचे रिजर्वायर से कनेक्टेड है,
तो जो उसमें गैस है वो कंटिन्यूसली आ रही है, वो रुक नहीं रही है। अगर ये सैंडस्टोन अगर ये थोड़ा लूज होता तो अपने आप खुद कोलैप्स कर जाता है। नॉर्मली जब रिजर्वायर थोड़ा लूज होता है वो कोलैप्स कर जाता है कुछ दिन में। ये क्योंकि थोड़ा टाइट रिजर्वायर है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे पूरा उसके बारे में ज्ञान नहीं है कि कौन सा रिजर्वायर है। अगर वो टाइट रिजर्वायर है इसीलिए इतने दिन से उसमें गैस आ रहा था, और आग लगना एक अनफॉर्चुनेट है। जहां तक बात आपने बोला सीएमटी, जो क्राइसिस मैनेजमेंट टीम है, नॉर्मली ओएनजीसी की मैनेजमेंट टीम हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हमारे कोई एक्सीडेंट होते हैं, मोस्टली हमारी टीम उसमें सक्सेसफुल हो जाती है। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि इसमें हमारी सीएमटी भी नहीं कर पाई, टाइम उसको कंट्रोल नहीं कर पाई। पर कैप मुझे लगता है कैपिंग ऑपरेशन करने के बाद इस पे कंट्रोल कर लिया जाएगा। और आग का फैलने का कोई कारण मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आग और एरिया में फैलेगी, ऐसा नहीं है। दूसरे वेल बंद कर देने चाहिए, जो कि ऑयल इंडिया के विशेषज्ञों ने वो सावधानी ली होगी, दूसरे वेल को बंद कर दिया होगा। और इस वेल में भी रिलीफ वेल भी ड्रिल किया जाता है, एक ऑप्शन होता है हमारे पास कि हम रिलीफ वेल ड्रिल करें। तो मुझे उम्मीद है कि जो विशेषज्ञ हमारे एक्सपर्ट बाहर से आए हैं और हमारे जो ऑयल इंडिया के बड़े विशेषज्ञ एक्सपर्ट लोग हैं, वो इस पे ध्यान देंगे और इसको जल्दी से जल्दी आरके कंट्रोल बीज, करने की आप ये कह कोशिश। रहे हैं कि ऑल इंडिया के जो विशेषज्ञ हैं और बाहर से जो विशेषज्ञ है इस पर आए हैं वो इस पर काबू पा लेंगे। हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ ऋतुराज फुकन जुड़ चुके हैं, ग्रीन गार्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव है, पर्यावरण लेखक है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज असम के एम्बेसडर है। ऋतुराज, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आप अभी सुन रहे थे डॉक्टर आरके बीज, जो पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के निदेशक है। उनका कहना है कि आग पर काबू पा लिया जाएगा। ऑल इंडिया लिमिटेड के पास अपने एक्सपर्ट हैं और बाहर से जो एक्सपर्ट आए हैं वो काबू में पा लेंगे। लेकिन पर्यावरण का जो नुकसान हुआ है इसका असर कितने दिनों तक रहेगा, आपका ओपनिंग कमेंट चाहेंगे इस पर? जी जी हमें सुनने में जो आया है लगभग 4 और हफ्ते लगेंगे जो ऑयल अभी बर्न हो रहा है उसको रुकने के लिए। और तब तक जो पार्टिकुलर पॉल्यूशन होगा उसका इफेक्ट्स अभी तक अगर ब्रू सेक्वा नेशनल पार्क में नहीं हुआ है तब तक तो 4 हफ्ते में ज़रूर होगा। और ये पूरा दुर्घटना है। दुर्घटना के बाद में मेरा एक ही सवाल है। 150 साल हो गया है जब असम में फर्स्ट टाइम जब डिगबोई में तेल का आविष्कार हुआ था, और अभी जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो 150 साल में क्या हमारे पास वो टेक्निकी कैपेबिलिटी नहीं आई है कि हम जो 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 ब्लो आउट है उसको प्रिवेंट कर सके? और सपोज दुर्घटना हो भी गया तब हम लोग फॉरेन विदेश से विशेषज्ञों को लाना पड़ता है। एक्सपर्टाइज हमारे पास में अभी 120 साल से जब हो रहा है वहाँ पे ड्रिलिंग माइनिंग, क्यों हमारे पास में नहीं आई है? और दूसरा सवाल ये होता है कि मागुरी में मैं बहुत साल से जा रहा हूँ वहाँ पे पक्षी देखने के लिए। यहाँ वहाँ का कोई जीव जंतु तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी मिलता है। ऐसा ऐसा भी पक्षी है जो इंडिया में कहीं नहीं मिलता है, वहीं पे पहली बार मिला था। और और वो उनका वहाँ का जो इकोसिस्टम है, परिवेश तंत्र बहुत ही यूनिक है। और उसको वो पहले से ही था, ऑयल बाद में आया, वो पहले से ही था मागुरी का बिल। तो क्या हम ये निश्चित नहीं कर सकते थे कि ऐसा एक अनोखा जो हमारा परिवेश तंत्र है उसको हम अ, जैसे भी हो उसका प्रोटेक्शन करके कोई दुर्घटना होने के बाद भी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं हो, ऐसा निश्चित नहीं कर सकते थे? और तीसरा बात है जो हमारे आबादी है वहाँ के गाँववासियों, हमने देखा है कि जब सिर्फ ब्लो आउट हुआ है वहाँ पे बहुत सारा कंडेंसेट और पार्टिकुलर पॉल्यूशन हुआ है। और कल जब आग लगी बर्स्ट होने के बाद सब लोग अपना हाथ में जो ले सकते थे वही लेके भागना पड़ा। तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल नहीं था क्या जिससे हम लोग गाँववासी का हेल्प कर सकते थे पहले से? क्योंकि आशंका था कि जल सकता है ऑयल। 14 दिन से हम देख रहे थे तेज हो रहा है तो जल सकता है। तो ये सब हमारे पर्यावरण पे जो आघात हुआ है अभी आगे कैसे बढ़ेंगे? वो भी एक सवाल है। जी हाँ, जी। बिल्कुल।
आप पर्यावरण को लेकर आपने जो बातें कही वो आने वाले दिनों में इसका साइड इफेक्ट जरूर दिखेगा, अभी से दिख रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद तिवारी जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। प्रमोद जी, ये जो घटना घटी है, जो हमारे ऋतुराज फुकन है, ग्रीन गार्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन के वो महासचिव है और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज असम के एम्बेसडर है, उन्होंने गहरी चिंता जताई है वहाँ के एनवायरमेंटल को लेकर। वहाँ में जिस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है, वो आशंका जता रहे हैं कि डिब्रू सोखिया में भी इसका प्रभाव कुछ दिनों के बाद ज़रूर पड़ेगा। वहाँ में बाहर से प्रवासी पक्षी भी आते हैं, साइबेरिया वगैरह से। बहुत जैव विविधता के लिए मशहूर इलाका है और इस तरह की घटना के बाद बहुत भारी नुकसान हुआ है इसमें। क्या कहेंगे? ऐसा कहा जा रहा है कि इसके लिए पूरी तरह से ऑयल इंडिया की लापरवाही ही जिम्मेदार है। फर्स्ट कमेंट आपका। देखिए, ऑयल इंडिया की लापरवाही जिम्मेवार है या नहीं है तो तकनीकी विशेषज्ञ ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, पर जो कुछ मैंने आने के बाद में सुना, डॉक्टर विज जैसे बता रहे थे कि ऑयल इंडस्ट्री में इस तरह की घटनाएं आम बात है। अगर यहाँ सवाल उठता है कि अगर इस तरह की घटनाएं होना आम बात है तो उन घटनाओं का निराकरण करने के लिए मैकेनिज्म भी हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास मैकेनिज्म नहीं था। अलर्ट बोलकर एक संस्था है जो इस काम में एक्सपर्टीज रखती है, उससे 3 लोगों को सिंगापुर से बुलाया गया। 14 दिन से गैस का रिसाव हो रहा है। गैस को रिसाव को कैपिंग के द्वारा हम अपने पास में जो तकनीक है उससे बंद नहीं कर पाए। अब वहाँ विस्फोट होने के बाद आग भी लग गई है। तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि जो काम हम पिछले 14 दिन में, जब आग नहीं थी, माने आज की जो स्थिति है माइनस आग, हम जब उसको नहीं कर पाए तो आगे के दिनों में हम कर पाएंगे, इसमें संदेह है मुझे। दूसरी बात ये, जहाँ तक पर्यावरण की बात कर रहे थे हमारे जो पर्यावरणविद है ऋतुराज फुकन जी, तो पर्यावरण के बारे में तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पर्यावरण हम भारतीयों की प्राथमिकता में कहीं है ही नहीं। अगर वो ऐसा होता तो इतनी सेंसिटिव जगह है, डिब्रू साइखोवा उद्यान है, वहाँ पर जैव विविधता के लिए जाना जाता है पूरा इलाका, पास में ही डिब्रू नदी है और जो वाटर बॉडीज़ है उनका जल ऑलरेडी पोल्यूटेड हो चुका है। डॉल्फिन, जिसे हम संरक्षित जल प्राणी मानते हैं, उसकी बड़े पैमाने पर मौत हुई है, लोगों को पलायन करना पड़ा है। तो इस घटना को हम यह कहकर तो खारिज नहीं कर सकते कि ऑयल सेक्टर में इस तरह की घटनाएं होती ही रहती है। अगर होती ही रहती है, आपको अगर ये पता है कि इस तरह की घटना ऑयल इंडस्ट्री के साथ में चोली दामन का इस तरह की घटनाओं का साथ है, तो आपके पास में एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म भी होना चाहिए था कि अगर इस तरह की घटना दुर्भाग्यवश कहीं हो जाए तो कैपिंग का जो काम है, जिस तरह से बता रहे थे कि 4 किलोमीटर करीब नीचे 5.5 इंच की पाइप है, उसको कैप करना है। उसमें हमारी जो एक्सपर्टीज़ है वो काम नहीं, हमारे विशेषज्ञ उसमें फेल हो गए। कहाँ कहाँ से लोग गए हैं, कोई कुछ नहीं कर पाया। बाद में सिंगापुर से लोगों को बुलाना पड़ा। तो लापरवाही है या नहीं मुझे नहीं पता, ये लापरवाही का नतीजा है या और कोई कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई है, पर यह तो कहना पड़ेगा कि इस तरह की दुर्घटनाओं से निपटने में हमारे जो ऑयल है, ONGC है, उनकी तैयारियां पूरी नहीं है, कम है। डॉक्टर RK भी, प्रमोद तिवारी वरिष्ठ पत्रकार है, वो सीधे ये कह रहे हैं कि ऑयल इंडिया हो या ONGC, इस तरह की घटना को रोकने के लिए उनके पास जो तकनीक होनी चाहिए कहीं ना कहीं फेल हुई है। पिछले 15 दिन से वहाँ पे गैस का रिसाव हो रहा था। आप जो टैपिंग की बात कर रहे थे, क्या वो पहले नहीं किया जा सकता था? मैं तिवारी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि पर्यावरण का ध्यान देना बहुत जरूरी है। और नॉर्मली हम लोग जो ONGC ऑयल इंडिया जो लोग काम करते हैं, हम पर्यावरण को ध्यान में रख के काम किया करते हैं, पर ये एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट है। और जैसा कि आपने देखा हो कि असम में इतने सालों से तेल एवं गैस का उत्पादन होता है, डिब्रूगढ़ में, जोरहट में, शिवसागर में और ये दुलियाजान में, ऐसा एक्सीडेंट होना ये रियली एक अनफॉर्चुनेट है। मेरे हिसाब से जो कैपेबिलिटीज ऑयल इंडिया एंड ONGC में थी वो नहीं कर पाए, इसलिए बाहर से विशेषज्ञों को बुलाया गया। ये क्राइसिस मैनेजमेंट टीम वर्ल्ड ओवर में ऐसी हम हेल्प लेते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हम एक्सपर्ट को बुलाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये काम कभी साल, 2 साल, 4 साल में एक बार ही होता है। ये एक्सपर्ट रोज ये काम देखते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, तो इनका एक्सपर्टाइज ऐसे वेल को कैप करने में बेटर होता है, इसलिए इनकी सलाह ली जाती है। जहाँ तक बात है एक्सीडेंट की, उसमें एक मदर अर्थ की अनसर्टेनिटी के अलावा कुछ ह्यूमन एरर हो सकती है, वो बात की बात है। पर अभी पहली विशेष बात है कि इसको कंट्रोल किया जाए और पर्यावरण में जो नुकसान को किसी भी तरह से रोका जाए।
जो नुकसान हो चुका है वो एक बहुत अनफॉर्चुनेट है। और जैसा कि आपने बताया कि डॉल्फिन और आसपास जो हमारा नुकसान हुआ है एनवायरनमेंट का, वो रियली चिंता का विषय है। और ऑयल इंडिया को और ऑयल कंपनी को ये आगे से और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसे एरिया में जहाँ पे जो एनवायरनमेंट से थोड़े रिलेटेड है वहाँ पे हमें और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मुझे ऐसा भी बताया गया कि यहाँ पे एक कंपनी, जॉन एनर्जी कंपनी की रिग काम कर रही थी, तो उनके विशेषज्ञों को भी, जो ऑयल इंडिया के विशेषज्ञ हैं, वो हमें ध्यान देना चाहिए कि जो इस कोविड के टाइम में, क्योंकि ऑपरेशन कंटिन्यूड रखे हमने, कहीं वहाँ कोई लेक्यूना तो नहीं था, वो एंगल देखना बहुत जरूरी है, जिससे कि आगे ऐसे घटना ना हो और ऐसी घटना को हम जल्द से जल्द कंट्रोल कर रहे हैं और जो आसाम के लोग इस चिंता में हैं उसका जल्दी से जल्दी निवारण हो। जी हाँ, बिल्कुल हम आपसे जुड़े रहेंगे। और बागजान में जो कुएं में भीषण आग लगी है और तेल कुएं में, और उससे पहले राहत शिविरों में लोगों को पहुंचाया गया था। कल की घटना के बाद बहुत से लोगों को नए नए राहत शिविरों में भेजा गया है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि आग पर काबू पा लिया जाएगा, इसमें थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। इस बीच उस इलाके में जो है काफ़ी भारी नुकसान हो चुका है। और इस वक्त हम सीधे रुक करेंगे वहाँ कोर्दोगुड़ी हाई स्कूल में। हमारे संवाददाता रिपुंजय दास वहाँ से जुड़े हुए हैं। रिपुंजय, कैसी स्थिति है वहाँ पे? जी हाँ, बिल्कुल हम रिपुंजय के पास जाएंगे। एक राहत शिविर में है कोर्दोगुड़ी हाई स्कूल में, वो जुड़े हुए हैं। ऋतुराज फुकन, क्या लगता है आपको किस तरह का पर्यावरण में नुकसान होने वाला है? क्योंकि अब तक तो काफ़ी हुआ है, और इसको रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा अगर सब कुछ सही रहा तो? देखिए, जो पर्यावरण का नुकसान हुआ है वो जो हम लोग अक्सर देखते हैं वैसा नहीं है। यहाँ पे जो हुआ है तो क्रूड ऑयल और दूसरा कॉन्डेंसेट जो मागुरी मोटापुंग जो वेटलैंड है, जलाशय है, वहाँ पे फैला हुआ है और पानी में तेल है। तो जो ऑयल स्पिल को साफ करने के लिए जो जो तकनीक है, अगर वो जल्दी से जल्दी यूज़ किया जाए तभी उसका शायद उसका परिणाम, जो लॉन्ग टर्म परिणाम है, उसको कंट्रोल कर सकेंगे हम लोग। उससे भी ज़्यादा हम लोग का चिंताजनक बात ये था, वहाँ पे केवल परिभ्रमी जो पक्षी आपने बताया जैसे, उसका विचरण का जगह ही नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसा भी पक्षी पाया जाता है जो स्थानीय है, बाहर से नहीं आते, परिभ्रमी नहीं है, वहीं का लोकल है, पर वो एंडेमिक है, वो सीमित जो जगह में पाया जाता है। और उनका जो एक जो ब्रीडिंग का, जो प्रजनन का जो जगह है, वो मागुरी बिल था। तो वहाँ का जो ग्रासलैंड है, वहाँ पे ब्रीडिंग होता है। तो अभी तो ब्रीडिंग का सीजन था, बहुत सारे पक्षी का अभी ब्रीडिंग का सीजन है। और देखा गया है जो हरियाली होना चाहिए घास में, वो जो हरियाली था वो पूरा अभी पॉल्यूशन के बाद, जो कंटामिनेशन के बाद पूरा सूख के ऐसा सूख गया है, देखने पूरा गोल्डन येलो कलर जो हो गया है, जैसे जला हुआ रंग आ गया है। तो स्वाभाविक जो वहाँ पे जो प्रजनन हो रहा था वो सब कुछ खत्म हो गया। तो ऑलमोस्ट एक जनरेशन जो वहाँ का जो पक्षी कुल है उनका एक जनरेशन खत्म हो गया। फिर भी ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रकृति का इतना पावर है कि सृष्टि का इतना ये है कि हम लोग अगर उसको साफ कर दे, जो भी स्पिल हुआ है, जो भी कंटामिनेशन हुआ है, जल्दी से जल्दी साफ करने से शायद पुनर्जागरण जरूर होगा। जी हाँ, शायद बिल्कुल उसमें समय लगेगा, बिल्कुल, एक मैं साल में, आपकी बात से सहमति रखता हूँ, 2 साल लेकिन इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की ओर से भी कदम उठाने होंगे और लोगों को भी सहयोग करना होगा। इस वक्त तो इसके बारे में नहीं सोच सकते क्योंकि वहाँ में अफरा तफरी का एक तरह से माहौल है। और कोर्दोगुड़ी हाई स्कूल जो बागजान के समीप ही है, वहाँ पे एक शिविर में लोगों को ले जाया गया है। वहाँ से हमारे सहयोगी रिपुंजय दास सीधा जुड़े। रिपुंजय, क्या माहौल है वहाँ? रंजीत, देखिए यहाँ माहौल बहुत ही भयावह है, क्योंकि आप अभी हम जहाँ खड़े हुए हैं कोर्दोगुड़ी हाई स्कूल, यहाँ लोग कल यहाँ दौड़ दौड़ के भाग के यहाँ आके उनको इस राहत शिविर में आना पड़ा। ये जो ब्लास्ट साइट है उससे
थोड़ा दूरी पे है, क्योंकि वो जो ब्लास्ट साइट के नज़दीकी जगहों में जहाँ जहाँ कैंप लगाए गए थे, उन्हीं कैंपों में तुरंत आग की खतरा बन जाने से ये व्यवस्था ली गई। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं, औरतें हैं, किस तरीके से यहाँ में बैठे हुए हैं, पूरा इस उम्मीद में कि सरकार उनके लिए कुछ करेगी, और ये जो राज्य सरकार है उनका भी कुछ दायित्व बनता है। यहाँ मॉडर्न स्टूडेंट्स यूनियन के कुछ प्रतिनिधि हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे उनके কি ধৰণৰ পৰিস্থিতি, কি ক'ব খোজে। আজি সম্পূৰ্ণ দিনটো পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু মন্ত্ৰীৰ এতিয়ালৈকে দেখা দেখি নাই। অথচ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁক নিৰ্দেশ দিছিলে যে ৰাতিপুৱাই ইয়াত আহি উপস্থিত হ'বলৈ, ৰাইজৰ দুখত সমভাগী হ'বলৈ। কি ক'ব? এই ক্ষেত্ৰত আমিতো প্ৰত্যেকটো দিনাই আচলতে ভুক্তভোগী। যেতিয়ালৈকে আমাৰ এই সমস্যাটো হৈ আছিলে, সেই আৰম্ভণিৰ দিনাখনৰ পৰা আমি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ, আন ঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ কেৱল আমি পলাই আছোঁ আজিৰ তাৰিখত। কিন্তু এই সমস্যাটো কেতিয়া সমাধান হ'ব? আমাক আচলতে সমস্যা নালাগে, সমাধান লাগে। যিয়েই নহওক আচলতে সমাধান কৰিব লাগে এই সমস্যাটো। আজি কালি জুই জ্বলিলে, জুই জ্বলাৰ পাছত সেইটো কেম্পৰ পৰা এইটো কেম্পত আজি মানুহে পলাই আহিবলগীয়া হৈছে। নিজৰ কেঁচুৱা বুকুত লৈ কিনে ঘৰ বাৰী ইয়াত থাকিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু চৰকাৰে আজি তাৰিখতো মিছা মাতি আছে। সিদিনাই যিটো সমস্যা সমাধান কৰিম কোৱাৰ পাছতো আজি তাৰিখলৈকে সমাধান নহ'ল। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাৰোবাক নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছতো আজি তাৰিখলৈকে সেই মন্ত্ৰীজনে নিৰ্দেশ পালন কৰা নাই। হয় তিনিচুকীয়া জিলাত তেখেতসকল প্ৰৱেশ কৰিছে, হয়তো জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত আলোচনা কৰিছে, আলোচনা কৰাৰ পাছত আজি হয়তো বেলি এতিয়া ডুবো এই মুহূৰ্তলৈকে আমি কোনো মন্ত্ৰী বা বিধায়ক আজি তাৰিখলৈকে ইয়াত আমি দেখা নাপালোঁ। দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয়, আজি তাৰিখলৈকে আমি কেৱল মাত্ৰ পলাই থাকিবলগীয়া হৈছে। এই অসমৰ সম্পদ যদি ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ হ'ব পাৰে, অসমৰ সমস্যা কিয় ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হ'ব নোৱাৰে? এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন এইটো। অসমৰ ভূগৰ্ভৰ পৰা তেখেতসকলে কেৱল তেল নি আছে, কিন্তু অসমৰ সমস্যা হ'লে তেখেতসকলে অকল পলায়। সিদিনাৰ পৰা যেতিয়া 27 তাৰিখৰ পৰা অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষে কিন্তু যিটো জেগাত আচলতে সংগঠিত হ'ল, বিস্ফোৰণ হ'ল বাগজানত, তেখেতসকলে কেৱল পানী মৰাত ব্যস্ত হৈ আছিল। কিন্তু যেতিয়া কালি জুই লাগিলে, সেই মুহূৰ্তত কিন্তু অইল ইণ্ডিয়াই কিয় পানী মাৰি সেই ঘৰবোৰ কিয় তেখেতসকলে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে? এটা ডাঙৰ ৰহস্য সোমাই আছে। অইল ইণ্ডিয়াৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰিকল্পনা নেকি যে সমগ্ৰ বাগজানখন জ্বলাই শেষ কৰি দিয়াৰ? অইল ইণ্ডিয়াৰ পৰিকল্পনা নেকি যে সমগ্ৰ অঞ্চলটো জ্বলাই চাৰখাৰ কৰি দিয়া? অইল ইণ্ডিয়াই যদি তাকেই পৰিকল্পনা বুলি ভাবিছিলে, তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণ ভুল ভাবিছে। আহিবলগীয়া দিনত এইটো সমগ্ৰ অঞ্চলত কিন্তু তেল খনন কাৰ্য সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে। সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাই আমি বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, তিনিচুকীয়া জিলাখনত কিন্তু এটোপালো তেল কেতিয়াও দিয়া নহ'ব যি পৰ্যন্ত বাগজানৰ সমস্যা সমাধান নহ'ব। আৰু এই বিষয়টোক লৈ কিনে যাতে কোনো নেতাই হওক, পালি নেতাই হওক ৰাজনীতিকৰণ নকৰে, এই ক্ষেত্ৰত সকলোকে দৃষ্টিগোচৰ ৰাখিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। কৈছোঁ পোনপটীয়াভাৱে, বাইদেউ আপোনালোকৰ ঘৰ বাৰী চব জ্বলি শেষ হৈ গ'ল, আপোনালোকে এতিয়া আশ্ৰয় শিবিৰত আছে, সি কি ক'ব? হয়, আমাৰ ঘৰ বাৰী চব জ্বলি চাৰখাৰ হ'ল। আমি পলাই মাত্ৰ অকল মানুহকেইজনী হুন্দা মানুহজনীহে পলাই আহিছোঁ। তাৰ বাহিৰে আমি কাপোৰ এখনো আমি লগত লৈ আহিব পৰা নাই। মাত্ৰ আমি জুই জ্বলিলে বোলাৰ লগে লগে ৰাস্তাত আছোঁ যদি ৰাস্তাৰ পৰা, ভিতৰত আছোঁ যদি ভিতৰৰ পৰা আমি পলাই আহিছোঁ। আমাক এনেকুৱা কেলৈ কৰিছে? আমাক অতি সোনকালে এই সমস্যাৰ পৰা সমাধান কৰক, নহ'লে আমি যিকোনো কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। আমি জংগী আন্দোলন কৰিম। আমাৰ এটোপাল তেজ থকালৈকে আমি আন্দোলন কৰিম। আমাৰ যি ক্ষতিপূৰণ অতি সোনকালে দিব লাগিব, নহ'লে আমি কি খাই জীয়াই থাকিম? আমি মাত্ৰ দুবেলা দুমুঠি ভাত পালে নহ'ব। আমাক যিখিনি ক্ষতি হৈছে সেইখিনি আমাৰ ঘাঁহ বন্ধালৈকে ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব, নহ'লে আমি কেতিয়াও আমি সুদাই নেৰোঁ। আমি যেনেকৈ পাৰোঁ আমি চৰকাৰৰ পৰা আদায় কৰিবলৈ আমি হাতে হাতে লাঠি লৈ হ'লেও, অইলৰ কৰ্মচাৰীকে হ'লেও আমি শেষ কৰি দিম মাৰি। আমি নহ'লে ৰৈ নাথাকোঁ। আমি এই বাগজানখনক আমি ৰখাবই লাগিব। আমি বাগজান অঞ্চলত আমি আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ জীয়াই থাকিবলৈ পাব লাগিব। আমাৰ মাছ পুঠি জীৱ জন্তু সকলো আপুনি এইটো মই কি ক'ম, মোৰ একেবাৰে সমভাগী হৈছোঁ। নাই ঘৰ বাৰীটো নাই, ল'ৰা ছোৱালী সন্মুখ হ'ব পৰা নাই। ক'ত কেনেকৈ ইটো সিটোকৈ লৌ মাৰি আহিছোঁ, ক'ত কেনেকৈ লগ হ'ম, ক'ত কেনেকৈ ল'ম, কোনটো আজি শিবিৰ 2টা 3টা বনাই দিলে। আজি প্ৰথম শিবিৰটোত থাকিলোঁ, সেইটো পৰা কালি জুই লাগি গ'ল। জুই লগাৰ ফলত আমি গোটেইখনে দুৱাৰকৈ পলাই আহিলোঁ। কোনোবাই গাড়ীত উঠিছে, কোনোবাই খুজি আহিছে, সেনেকৈ আহিলোঁ। এতিয়ালৈকে গোটেইখিনি মুখামুখিকৈ থাকিব। অইল ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা কিবা সহায় আগবঢ়াইছে নেকি? নাই বহোৱা ছাৰ, আমাক একো সহায় কৰা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়ালৈকে আমাক মুখ্যমন্ত্ৰী আমাক দেখা দিয়াহি নাই। আমাক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অহা নাই, আমাক
মুখ্যমন্ত্ৰী লাগে, চকুৰ আগত দেখিব লাগে, আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী লাগে, মুখ্যমন্ত্ৰী লাগে, আমাৰ চকুৰ আগত থিয় হৈ আমাৰ লগত সমভাগী হ'বই লাগিব। চাওক, আমি 2000 চনৰ পৰাই বাগজানত যি তৈল খননৰ কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে হাতত লৈছিল, আমি সেই 2000 চনৰ পৰাই প্ৰতিবাদ কৰি আহিছিলোঁ। বাগজান মিলনজ্যোতি যুৱ সংঘ তথা বাগজান অঞ্চলৰ ৰাইজে যে তৈল খননৰ ফলত আমাৰ যি বাগজান অঞ্চলৰ যি জৈৱ বৈচিত্ৰ্য, এফালে ডিব্ৰুচৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, আনফালে মাগুৰী বিল, আৰু ইয়াৰ মাজত আছে আমাৰ বাগজান অঞ্চল। গতিকে বাগজান অঞ্চলৰ এনেকুৱা ধৰণৰ তৈল খনন প্ৰক্ৰিয়া যাতে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে কেতিয়াও নকৰে, আৰু যদি কাৰ্যসূচী যদি তেওঁলোকে লয়, তেতিয়াহ'লে এই অঞ্চল বা মাগুৰী বিল অথবা ডিব্ৰুচৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ যে মানে আহিব, তাৰ প্ৰতি আমি আশংকা কৰি আমি ইয়াত 2000 চনৰ পৰাই আমি বাগজান অঞ্চলত আমি তৈল খনন প্ৰক্ৰিয়া আমি বন্ধ ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনাই আহিছিলোঁ। কিন্তু কালক্ৰমত কি দেখা গ'ল যে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে তেওঁলোকে প্ৰশাসনে হতুৱাই আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মানে তেওঁলোকে কূটকৌশল ৰচনা কৰি বাগজান অঞ্চলত তেওঁলোকে সেই 2000 চনৰ পৰাই তেওঁলোকে তৈল খননৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰি আহিছিল। আৰু আমি যি আশংকা কৰিছিলোঁ যে কেতিয়াবা এনেধৰণৰ তৈল খনন প্ৰক্ৰিয়াত আমাৰ মানে বাগজান অঞ্চল হয়তো নিঃশেষ হৈ যাব, আৰু সেই যি আশংকা কৰিছিলোঁ সেই আজি প্ৰমাণ কৰি দেখালে যে 27 তাৰিখে তাত বিস্ফোৰণ হৈ তাৰ পৰা গেছ আৰু কণ্টেন্স আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বিষাক্ত গেছ নিৰ্গৰিত হৈ সমগ্ৰ বাগজান দীঘলতৰ অঞ্চল, নতুন ৰঙাগড়া পৰ্যন্ত, বাৰেকুৰি অঞ্চল পৰ্যন্ত এটা বিষাক্ত মানে কি হয় পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি পেলালে। ইয়াৰ পাছত আমি যোৱাকালি 14 নম্বৰ দিনত অৰ্থাৎ 13 নম্বৰ দিনটোত আহিছিল हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के ये स्कूल ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी के निदेशक है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीर जी, शायद जो एक राहत शिविर है कोरदोईगुड़ी हाई स्कूल, जहाँ पे हमारे संवाददाता अभी बने हुए हैं, ये बागजान के पास में ही है। पहले बागजान में कई शिविर थे, लेकिन आग फैलने की वजह से लोग वहाँ से भाग गए और दूसरे शिविर में अभी पहुँच चुके हैं। हमारे संवाददाता ने कुछ लोगों से बातचीत की, उसमें असमिया में बातचीत चल रही थी, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। जब 2000 में ऑयल इंडिया ने वहां पे तेल कुएं को लेकर जो भी कार्य शुरू किया था, उसका विरोध किया गया था। उनका साफ कहना था कि बागजान जो इलाका है और उसके आसपास के इलाकों में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बावजूद इसके किसी तरह से ये जो खदान है, तेल का खदान है, इसमें काम शुरू किया गया था। लोग उस समय भी विरोध किया था लोगों ने। क्या आपको लगता है कि अगर कहीं पे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ने की भविष्य में आशंका होती है, वहाँ में ऑयल इंडिया हो, चाहे ONGC हो या इस तरह की तमाम कंपनियां हो, उनको काम करना चाहिए? पर्यावरण का ध्यान करना सरकारी कंपनी का दायित्व है, सबसे पहला दायित्व है। जो भी हम कार्य तेल एवं प्राकृतिक गैस के उत्पादन में करते हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि पर्यावरण को हम नुकसान ना पहुंचाएं। ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हम रिजर्व फॉरेस्ट में या यहाँ पे काम नहीं कर, अगर तेल और गैस जो ज़मीन के अंदर होता है वो ऊपर नहीं पता चलता, ऊपर के आज की डेट में वहाँ पे क्या है, क्योंकि ये तेल एवं गैस 50 से 60 मिलियन ईयर्स पुराना है जो बना है। आज की डेट में अगर इसमें ऊपर अगर रिजर्व फॉरेस्ट है या नदी है, उसको नुकसान पहुँचाना हमारा कभी भी नहीं होता है। हमें हमेशा ये दायित्व से हम देखते हैं कि उसको नुकसान नहीं पहुंचे, और जो भी नुकसान पहुंचा है ये सरकारी कंपनी का दायित्व है कि उसकी भरवाई करना उसका दायित्व है, वेदर इट्स ए लीगल और इट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनी। अगर नहीं काम करना एक इलाज नहीं है, पर सरकारी कंपनीज को ये ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे SOP बने होते हैं, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस, उसको फॉलो करना चाहिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कोविड चल रहा है और वहाँ पर प्राइवेट कंपनी जो कि जॉन एनर्जी की लगी थी, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे ऑयल इंडिया के जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इस चीज़ में ध्यान दिया होगा कि स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो की जाएँ। अगर SOP फॉलो करते हैं तो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है।
इस केस में क्या क्या ह्यूमन एरर हुई वो बात की बात है। अभी प्राथमिकता ये है कि इसको हमें कंट्रोल करना चाहिए, और ऑयल इंडिया के मैनेजमेंट को भी मेरी ये सलाह है कि वो आगे से ये ध्यान दे कि ये ऐसा कार्य दोबारा नहीं हो। और ख़ास तौर से इस कोविड के पीरियड में, जबकि हमारा ऑयल एंड गैस का कार्य चल रहा है, किसी भी तरह का हम सेफ्टी सिक्योरिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करें। कि ऐसी दुर्घटना होना एक बहुत ही दुखदाई है, लोगों के लिए दुखदाई है, पूरे आसाम क्षेत्र के डॉक्टर लिए वीर दुखदाई है। और अशोक एक रहे गलत स्टूडियो से आपसे कुछ जानकारी चाहते हैं, कुछ सवाल करना चाहते हैं। सर, हाँ जी, हाँ आपने जी, कहा बोलिए। कि ऑयल इंडिया लिमिटेड पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है, हमारे एसओपी के अंतर्गत है। पर मेरे जानकारी के मुताबिक सन 2019 में ओएनजीसी और ओआईएल ने असम सरकार के साथ 13,000 करोड़ रुपए का एक समझौता किया था, जिसके तहत हाँ जी, असम में 220 तेल कुएं का निर्माण करना उसके अंतर्गत था। उसके हाँ बाद जी, ये इको सेंसिटिव जोन है डिब्रू साइखवा नेशनल पार्क। डिब्रू साइखवा नेशनल पार्क के बॉर्डर से 1.5 किलोमीटर के अंदर, उस रेडियस के 1.5 किलोमीटर के अंदर 7 तेल कुएं की खुदाई की जा रही है। तो क्या इससे इको सेंसिटिव जोन को नुकसान नहीं पहुंचेगा? नहीं, देखो ऐसा है कि जब हम ये एक तेल के कुएं की खुदाई करते हैं, हम 110 मीटर बाय 110 मीटर जगह लेते हैं, और उस जगह में कार्य खत्म होने के बाद जब तेल की खुदाई हो जाती है, ये सरकारी कंपनी का दायित्व होता है कि उसको रिस्टोर करे, उस एरिया को रिस्टोर करे। ये गवर्नमेंट की कानून भी है, और ये फॉरेस्ट मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के गाइडलाइंस हैं कि जैसे ही हमारा तेल का कार्य पूरा होता है, हम उसको लैंड को रिस्टोर किया जाए। रिस्टोरेशन अगर नहीं करती कोई कंपनी, तो इसमें लोग जो प्रतिनिधि हैं वहाँ के, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका दायित्व बनता है कि ऐसी कंपनी को बताया जाए कि उन्होंने अपना कार्य पूरा नहीं किया है। जैसा कि आपने बोला कि हमने जो 220 वेल का प्लान बनाया ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया ने, वो वेल ड्रिल करने का प्लान भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से हम उसकी परमिशन लेते हैं, और जब परमिशन मिलती है, इस परमिशन में कंडीशंस दी जाती हैं कि जब हम ये कार्य करेंगे तो हम किस किस बातों का ध्यान जी, आप रखेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। संबंधित विभाग से परमिशन के बाद ही जो उपक्रम है, ऑयल इंडिया हो या ओएनजीसी, वो काम शुरू करती है। सरकार अपने ही बनाए हुए मानकों को उल्लंघन करके वहां पे तेल एक्सट्रैक्ट कर रही है। मैं ऋतुराज फुकन से के पास जाना चाहूंगा। आप ग्लोबल क्लाइमेट चेंज असम के एम्बेसडर है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं, तो क्या आप इस तरह के जो ऑयल इंडिया है, ओएनजीसी है, उनके साथ भी आपका इंटरेक्ट होता है पर्यावरण को लेकर? जी, जलवायु परिवर्तन जो है, जो हो रहा है, और उसके लिए जिसको उपयुक्त काम करना है कर रहे हैं। पर ये भी सच है कि बिना ऑयल का तो इकोनॉमी या का जो डेवलपमेंट, वो तो अभी तक चलता नहीं है, राइट। जो हमारे असम के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसके साथ इवन ऑयल ज़रूरी है। पर हम लोग का बात ये है कि जो बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज है, जैसे डिब्रू सैखवा हो गया, जैसे दिहिंग पटका या मागुरी मोटापुर हो गया, ये सब एरिया में जहाँ पे अगर आप स्टैंडिंग जो फॉरेस्ट है, बाकी ऐसे भी जो भी नॉर्थ ईस्ट का फॉरेस्ट था, ज़्यादातर खत्म होते जा रहा है। जो अभी जो प्रोटेक्टेड एरिया बचा है, राष्ट्रीय उद्यान हो या जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, तो बाकी जो बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज है, वहाँ के पेड़ अगर आप काट के वहाँ के जो परिवेश तंत्र है उसको नुकसान पहुँचा के उसके जगह में आप अगर खनन करोगे, तो जो हम लोग का जो गोलकीय उष्णता का जो जलवायु परिवर्तन का समस्या है, उसको आप ज़्यादा कर रहे हो। और इंडिया, हम लोग का देश जो है, पेरिस एग्रीमेंट का सिग्नेटरी है, तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उसका सिग्नेटरी है, और वो उसमें जो हमने कमिटमेंट किया है, वो हम लोग का बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया को प्रोटेक्ट करने का। और तो रिन्यूएबल जी बिल्कुल ऋतुराज, हम आपके पास आएंगे। एक बार फिर मैं कोर्दोगुरी हाई स्कूल जाना चाहूँगा, जहाँ पे रिपुंजय दास हमारे साथ है। रिपुंजय, आप सुबह से वहाँ पे बने हुए, कल भी आप घटनास्थल पर थे। राहत शिविर की बात तो हम देख रहे हैं, लोगों में एक
बहुत दुखद स्थिति है, उनको घर बार छोड़ के भागना पड़ा है। इस सब के बावजूद आपने वहाँ पे जो नज़ारा देखा कल से आज तक का, उसका हमें संक्षेप में थोड़ा ब्यौरा दीजिए। रिपुंजय के पास हम जुड़ेंगे और इसके बाद जो हमारा न्यूज़ है समाचार नॉर्थ ईस्ट, उसमें भी उनसे जुड़ेंगे। तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। प्रमोद जी, आप राहत शिविर में जो स्थिति देख रहे थे, लोगों में काफ़ी गुस्सा है। वहाँ एक औरत जो अपना घर बार खो चुकी है, जल गया है, वो कपड़ा तक नहीं ले आ पाई, उनके मन में ऑयल इंडिया के प्रति काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है, रोष है, कह रहे हैं कि उनको डंडे से मारना है। ये भावनात्मक बातें होती है, जब अपना सब कुछ अचानक उजड़ जाता है तो इस तरह की बातें होती है। ऐसे में ऐसे बड़े बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो है और ऑल इंडिया ONGC है, उनका भी कुछ करने होता, अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। इवन मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद भी मंत्री चंद्रमोहन पटवारी ऐसी जगह, हो सकता है वो तिनसुकिया पहुंच गए हो, लेकिन राहत शिविर या घटनास्थल पर नहीं पहुँचेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, राहत शिविर में जब आपके संवाददाता वहाँ बात कर रहे थे, 2-3 बातें उभर के सामने आई। पहली बात तो लोग चाहते हैं कि इस समस्या का अस्थायी समाधान होना चाहिए। दूसरी, उन्होंने पुनर्वास की बात की कि उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए। उनका घर बाड़ी सब कुछ जल के नाश हो गया है, और जैसे हमारे यहाँ घरों के पीछे बाड़ी होती है, तांबुल के पेड़ होते हैं वगैरह होते हैं, सब कुछ जल गया है। तीसरी बात उन्होंने कही कि अगर ये दोनों काम नहीं किए जाते हैं तो वे लोग जंगी आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। चौथी बात जो मैंने वहाँ पर देखी, कोविड काल चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, और वहाँ पर महिला और पुरुष जिस ढंग से उस स्कूल में थे, न तो कि बहुत ही कम लोगों के चेहरों के ऊपर मास्क देखा गया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा था। ये तो जाहिर सी बात है कि अगर एक सरकारी स्कूल में उनको लाया गया है तो प्रशासन की ओर से ही ये सारी व्यवस्था की गई होगी। तो प्रशासन को कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, एक स्कूल की बजाय 2 स्कूलों में, 3 स्कूलों में और सार्वजनिक जो जगह है वहाँ उन्हें अस्थायी शिविरों में रखा जा सकता है। हम तो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए, लोगों का पुनर्वास किया जाए और वो अपनी अपनी जगह पर लौटें। पर जब तक ऐसा नहीं होता है, तब जो कोरोना के लिए जो सरकारी प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाना चाहिए। रही बात ऑयल और ONGC के वहाँ नहीं पहुँचने की, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अभी तक ऑयल के लोग वहाँ क्यों नहीं पहुँचे। राहत शिविरों में राहत सामग्री लेकर भी कायदे से उन्हें पहुंचना चाहिए था। लोगों का भरोसा जितना बहुत जरूरी था, कायदे से वहां पहुंचना चाहिए था। पर ऐसा भी हो सकता है कि लोगों के रोष को देखकर, क्योंकि कल से ही खबरें आ रही है बागजान से कि ऑयल के जो भी वाहन वगैरह है या ऑयल की जो भी संपत्तियां हैं, उनको लोग आक्रोशित होकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये भी एक भय रहा होगा कि वो नहीं आए। हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में है। रंजीत जी, मैं आपके पास आऊंगा। ऋतुराज फुकन, सरकार से आप क्या अपील करेंगे? 20 सेकंड, हम कार्यक्रम के एकदम अंतिम पड़ाव में हैं। मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि क्योंकि अगले साल जो राष्ट्र संघ का जो इकोलॉजिकल डेकेड ऑफ इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन मनाया जाएगा पिछले 10 साल तक, तो मागुरी बिल का जो परिवेश तंत्र अभी खत्म हुआ है, तो उसको रेस्टोर करने के लिए उसको प्रायोरिटी में लाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आरके बीज, आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। आप दर्शकों को इतना बता दीजिए कि ऐसी घटना के बाद आग पर काबू पाने में कितना समय लगता है, बस आखिरी कमेंट। समय मेरे हिसाब से बहुत जल्दी इसको कंट्रोल कर लेना चाहिए। पर जब तक जो मैंने सुना है, तब तक ये असम गवर्नमेंट और ऑयल इंडिया का दायित्व बनता है कि जो भी लोगों की, जैसा कि मैं देख नहीं पाया, अगर वो ऐसा प्रॉब्लम है तो उसको उनका खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब उनको देखना चाहिए। जिन लोगों का नुकसान हुआ भरवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आरके बीज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक राय, आखिरी कमेंट। ये देखिए, इतनी बड़ी विभीषिका थी, परंतु आज नेशनल मीडिया में ये सुर्खियां नहीं बन पाया। इस बात का मलाल मेरे दिल में है, और मैं बार बार कहता हूं कि नेशनल मीडिया डजंट एग्जिस्ट बियॉन्ड कोलकाता। और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क और मागुरी बिल जो है वो वर्ल्ड का 19th हॉट स्पॉट माना जाता है।
जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जिसको हिंदी में जैव विविधता कहते हैं, परंतु आज उस पर खतरे का बादल मंडरा रहा है, परंतु सरकार जो है वह उसको बचाने में भी नाकाम होती सरकार दिखाई को दे और रही है। एग्रेसिव होकर इस पे काम करना होगा। हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में है, लगभग हमारा समय समाप्त हो रहा है। बागजान कुएं में जो अचानक आग लग गई है, इससे कई बातें उभर के सामने आई है। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए उसके लिए कोई प्री प्लान नहीं होता है। जब कोई घटना घटती है उसके बाद जागती है सरकार, जागती है संगठनें, जागती है, लेकिन पहले से प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। मुद्दा में इतना ही। आप सबका धन्यवाद।